आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। महनार इलाके में भीड़ ने कानून को हाथ में लिया और रेप हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं वैशाली से, जहां रेप हत्या के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस और भीड़ ने संदिग्ध आरोपी को पुलिस से छुड़ाया। मारपीट शुरू हुई और उस आरोपी को जमकर पीटा गया है। पुलिस ने किसी तरह आरोपी को छुड़ाया और संदिग्ध आरोपी के साथ महनार थाना अध्यक्ष दुकान में बंद हो गए। दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। जो संदिग्ध आरोपी था उसकी पिटाई शुरू हो गई। भीड़ को जैसे ही मालूम हुआ कि आरोपी इसी मामले का है, उसके बाद पुलिस के हाथ से छीनकर इसकी पिटाई शुरू कर दी गई। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है और काफी लोगों को समझाने बुझाने के बाद इस मामले को शांत कराया गया। किसी तरीके से आरोपी को बचाकर अपने साथ पुलिस ले गई। राजीव मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर। राजीव, क्या इस घटना के बारे में अभी के अपडेट हैं? देखिए, अभी जो है वहाँ भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। ये कह सकते हैं कि जो पूरा इलाका है पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। और जो आरोपी था और जो थाना अध्यक्ष जो कमरे में बंद थे, एक दुकान में बंद थे, वहाँ पुलिस बल पहुंचने के बाद उन लोगों को वहां से निकाला गया है और ग्रामीणों को काफी समझाया बुझाया गया। उसके बाद वो सभी लोग थाने गए हैं और उस जो आरोपी है उसे करीब पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये जो कानून को लोगों ने हाथ में लिया है और जिस आरोपी की पिटाई है की गई है, वो इसको लेकर के ये कह सकते हैं कि काफी तरह की चर्चाएं हो रही है। इस तरह से अगर ग्रामीण गुस्से में होंगे और इस तरह से कार्रवाई करेंगे तो पुलिस का जो अनुसंधान है उसमें बाधा पहुंचेगी। तो ये तमाम पहलू को लेकर पुलिस जो है तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और लोगों को समझाने बुझाने का। राजीव, क्या अभी भी इस युवक के बारे में संदिग्ध ही से कहा जा रहा है या फिर यही वो आरोपी है? देखिए, ये इस पूरे मामले में अभी तक किसी को नामजद अभियुक्त नहीं बनाया गया है। अज्ञात केस हुई है, इसलिए इसे अभी भी संदिग्ध कहा जा रहा है, क्योंकि यह इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका पहले का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इस पर पहले भी हत्या का आरोप लगा था और घटना के बाद से यह चूंकि फरार चल रहा था तो पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। तो इसे आरोपी या अभियुक्त नहीं कह सकते, लेकिन जरूर चूंकि पुलिस अभी जो आरोपी है उसके तह तक पहुंचने के लिए कई संदिग्धों को पहले भी उठाया है और इस मामले में इसे भी पुलिस जो है अपने हिरासत में ली थी और इसी तरह ये बवाल हुआ, ये हंगामा हुआ जो हम दिखा पा रहे हैं। तो इसको अभी आरोपी कहेंगे नहीं, लेकिन पुलिस इसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है और कहा यह जा रहा है कि इस मामले में इसकी हाथ हो सकती है। तो यह भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर इस मामले में इस कांड में शामिल था या नहीं था, इसका पता अभी तक नहीं चल सकता है। पुलिस का कहना है कि जब तक इनसे कड़ाई से पूछताछ नहीं हो जाती है और इनसे जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक कुछ भी पुलिस बताने को तैयार नहीं है। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस ने किसी तरह इस आरोपी को अपने साथ ले गई। हालांकि भीड़ ने कानून को हाथ में लिया और उसके बाद इस संदिग्ध आरोपी की पिटाई शुरू कर दी थी। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, राकेश हत्याकांड के आरोपी शूटर अमन परासर उर्फ राणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल टीम ने पटना से शूटर को गिरफ्तार किया। राकेश हत्याकांड का शूटर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के वक्त वो एक कमरे में आराम फरमा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने दबिश दी, गिरफ्तार उसे किया। और अमन परासर कई मामलों में पहले भी से आरोपी है। पटना से आरोपी को सीतामढ़ी लेकर पुलिस पहुंची है, जहां उसकी संलिप्तता के बारे में पूछताछ चल रही है। तो पहले से ही उद्भेदन हो चुका है, लेकिन मेन शूटर जो था वो उसकी गिरफ्तारी अभी बची हुई थी। वो काफी सक्रिय भी है, लंबा चौड़ा उसका अधिक इतिहास भी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार उस समय से छापामारी भी की जा रही थी। उसमें सीतामढ़ी पुलिस ने सफलता हासिल की है। उसके लिए टीम भी बनाई गई थी। उसे गिरफ्तार करके पटना से ले आए गए। पटना में एक जगह। और राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर। राकेश, और क्या जानकारियां मिल पाई हैं, अपडेट क्या है? जी विवेक, मैं आपको बता दूं कि अमन परासर उर्फ राणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटना से गिरफ्तार हुआ है। पिछले 4 महीने से वो फरार चल रहा था। 4 महीने पहले बरगनिया के जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता थे, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी और दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया था।
उसके बाद इस मुख्य जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी के लिए जो मृतक के परिजन है वो धरना प्रदर्शन से लेकर अनशन तक किए। उसके बाद सीतामढ़ी जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उसकी गिरफ्तारी शीघ्र होगी और इसी को लेकर अमन पराशर को पटना से गिरफ्तार किया गया है। काफी कुख्यात अपराधी है अमन पराशर, जो सीतामढ़ी में कई व्यवसायियों से भी रंगदारी मांगने का काम किया था और उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद यह नेपाल चला जाता था और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती थी। लेकिन बड़ा मौका मिला पुलिस को कि उसकी सूचना मिली कि वह पटना में छुपा हुआ है और उसके बाद यहाँ से एक टीम बनाई गई एसपी के निर्देश के बाद और वहां जाकर अमन पराशर उस राणा को गिरफ्तार किया गया और सीतामढ़ी पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हो रहा था। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने राहत की सांस ली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। इधर मुजफ्फरपुर बालूघाट ब्लास्ट मामले में नया मोड़ आ गया है। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर उसके शव के 3 टुकड़े किए, साथ ही साक्ष्य मिटाने के लिए शव को ड्रम में आग लगा दी। शराब कारोबारी राकेश सैनी की पत्नी ने अपनी प्रेमी सुभाष के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, साथ ही उसके शव को टुकड़े में काटकर ड्रम में रखा था। सबूत मिटाने को लेकर ड्रम में आग लगाई गई। रविवार को एफएसएल की टीम ने करीब 3 घंटे तक छानबीन की और इसके बाद इस मामले का खुलासा हो गया। राकेश सैनी को आरोपी सुभाष ने ही किराए पर फ्लैट दिलाया था और इस बीच सुभाष और राकेश सैनी की पत्नी के बीच अवैध रिश्ते बन गए थे, जिसके विरोध को लेकर ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और इसके बाद से सभी आरोपी फरार हैं। अररिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रेमिका के चक्कर में पत्नी की हत्या कर दी गई, वो भी पीट पीट कर हत्या की गई है। इसके बाद उसके शव को खेत में फेंका गया है। हिरासत में आरोपी पति और प्रेमिका आ चुके हैं। सिमराहा के खबाशपुर की घटना है। तो अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीट कर हत्या की गई है। हिरासत में आरोपी पति और प्रेमिका है। पत्नी की हत्या की गई, उसे पीटा गया। सिमराहा के खबाशपुर की घटना है। सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे सहयोगी सतीश, इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? मैं बतला दूं कि इस जो आरोपी पति है और जो प्रेमिका है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद पूरे इलाके में एक सनसनी सा माहौल है और सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह की लगातार जिले में घटना जो हो रही है वो रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात सरकार से फरियाद के सोमवार की। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आप सीएम नीतीश कुमार फरियादियों की शिकायत सुन रहे हैं। ऐसा ही एक शख्स अपनी शिकायत लेकर सीएम के पास पहुंचा, जिसमें गांव की योजनाओं में अनियमितता का आरोप लगाया। युवक ने कहा कि मुखिया सही से काम नहीं कर रहे हैं, शिकायत करने पर उन्हें झूठे मामले में फंसा देते हैं। नल जल से लेकर सड़क तक हर योजना में कुछ यही हालात हैं। शिकायतों को सीएम ने संबंधित विभाग को भेज दिया है और युवक को कहा कि अगर वो केस कर देता है तो आपको भी उस पर केस कर देना चाहिए। मुखिया के द्वारा 2 इंच या 2.5 इंच ढलाई हुआ है, अब बोलने पर केस में फंसाया जाता है। जल नल के काम पूरा नहीं हुआ है, वार्ड सदस्य द्वारा झूठा मुकदमा करके मुखिया के ससुर के द्वारा हम लोग को फंसाया जा रहा है। जितना काम 2016 से नरेगा का हुआ है, जेसीबी से काम होता है, बोलने पर मारने पीटने के दूरा पर चढ़ के पीटा जाता है। पंचायती लेकिन तो चुनाव भी होने वाला है। तो चुनाव होने उसके बाद अभी 1 तारीख हमारे ऊपर केस कर दिया, 2 को भीतर करा दिया। केस कर दिया तो आपको भी केस कर देना चाहिए। वहीं जनता दरबार में आज सीएम के सामने एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल बिहार के एक गांव को यूपी में शामिल करने की मांग सीएम नीतीश कुमार तक जा पहुंची। गोपालगंज के एक छोटे से गांव को यूपी में शामिल करने की मांग करते हुए एक बुजुर्ग पहुंचे थे। उनका कहना था कि उनका गांव उत्तर प्रदेश की सीमा से
बिल्कुल पास है, इसलिए उनके गांव को यूपी में मिला दिया जाए। हालांकि बुजुर्ग ने गांव में सड़क समेत अन्य समस्या नहीं होने की बात कही। हालांकि इस मांग को पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन सीएम ने बुजुर्ग शिक्षक को अधिकारियों के पास भेजा है। हमारा गांव गोपालगंज जिला लिखा वो देख लीजिए, सुनिए आपके गांव में क्या सड़क हो रही, समस्या क्या उस उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए। पश्चिम जिला कुशीनगर और उसका 1 किलोमीटर जिला कुशीनगर और बीच में का भूखंड जो है उसके लिए दूरी बनी हुई है। नहीं, वो आप अलग प्रोग्राम पूछ रहे हैं कि आपके गांव में सड़क नहीं बना है। सड़क थी नहीं, आपने सड़क बन गई है। क्या समस्या क्या है? उसको उत्तर प्रदेश में मिलवा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में सर 1 किलोमीटर है कुशीनगर जिला। ग्रामीण कार्य का इसको पथ निर्माण। इधर जमुई के भजियार मिडिल स्कूल में बाउंड्री के नहीं होने और जर्जर भवन के चलते हादसे का डर हमेशा बना रहता है। जर्जर भवन के चलते बरामदगी पर क्लास लगती है, लेकिन वो भी जमीन पर, क्योंकि न बेंच है न डेस्क है। स्कूल में करीब 400 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। हमारे सहयोगी केसी कुंदन की रिपोर्ट देखिए। सरकार का निर्देश है कि सड़क के किनारे जो स्कूल है उनका बाउंड्री किया जाए, चारदीवारी किया जाए, लेकिन चारदीवारी नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। जमुई शहर का एक स्कूल है और देख सकते हैं कि उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय भजियार, लेकिन अगर बात करें तो सड़क के किनारे है और सड़क के किनारे होने के कारण परेशानी होती है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले होते हैं वो अगर स्कूल आते हैं तो कितना उनको परेशानी होती है वो सामने देख सकते हैं। शिक्षक को निगरानी करनी पड़ती है कि बच्चे किसी हादसे के शिकार ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से स्कूल में जा रहे हैं और शिक्षक की निगरानी में शिक्षक को यहाँ पर मुस्तैद रहना पड़ता है कि बच्चे कहीं हादसे के शिकार न है। बाउंड्री वगैरह की कहने की बात हुई थी तो क्या परेशानी हुई? अभी तक इसका कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया सर। बच्चों को बहुत परेशानी होती है रोड पार कराने में, आने जाने में। हर हमेशा दुर्घटना का भय बना रहता है जी। किसी भी समय की कोई भी आशंका का डर रहता है, किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। इतना बच्चा 410 बच्चा मेरे विद्यालय में है और बैठाने की जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है। सभी बच्चा नीचे बैठते हैं, है ना। केवल 2 रूम में बेंच डेस्क है और सब 1 से 5 तक बच्चा नीचे बैठता है। एक बार निगरानी करनी पड़ती है आप लोगों को बच्चों को लाने। जी सर, सुबह में जब बच्चा आता है उस समय हम लोग रोड पे खड़ा होकर बच्चा को पार करवाते हैं और टिफिन में भी खड़ा होकर दोनों साइड 2 मास्टर रहते हैं और गाड़ी दोनों साइड से रोक के बच्चा को पार करवाते हैं। छुट्टी के टाइम में भी बच्चा को पार करवाना पड़ता है रोड सर। तो क्या परेशानी होती है? जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं तो क्या दिक्कत होती है? पानी पड़ता भीग जाते। पानी पड़ता है तो भीग जाते हो? क्या होता है बाबू? पानी पड़ते थे भीग जाते हैं। तो पानी पड़ता है तो फिर कहाँ जाते हो? छुट्टी हो जाती है। हाँ। जैसा कि देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर बारिश होती है और बारिश के हालात पर यहाँ पर कैसे क्लास होगा। अब बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में अगर पानी पड़ता है तो छुट्टी दे दी जाती है। कहने का मतलब कि एक तो ज़मीन पर पढ़ने के मजबूर है, शहर के बीचों बीच का स्कूल है और बाउंड्री नहीं होने से खतरा हमेशा बने रहता है। अब सवाल उठता है कि इस विद्यालय को कब व्यवस्था से लैस कराया जाएगा और बाउंड्री दिया जाएगा। यह शिक्षा विभाग अब तय करेगा कि आखिर इन बच्चों को बेहतर सुविधा मिले, शिक्षा मिले, इसके लिए क्या किया जाएगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। सीतामढ़ी में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जो साल में 6 से 8 महीने तक पूरी तरीके से बंद रहता है। महादलित परिवार के बच्चों के लिए यहां स्कूल की स्थापना की गई। नगर निगम के वार्ड संख्या 20 में पेठिया टोला में राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्थापित है। बच्चों को पढ़ाने के लिए 5 टीचर हैं, लेकिन वो लोग स्कूल नहीं आते। कागजों पर स्कूल संचालित है। दरअसल स्कूल के चारों तरफ जलजमाव की स्थिति है। हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने इन तस्वीरों को हम तक पहुंचाया। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 20 में और आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं और शिक्षा विभाग की क्या स्थिति है वो दिखलाने की कोशिश करता हूं। सीतामढ़ी के वार्ड नंबर 20 के पेठिया रोड यानी रिंग बांध रोड में यह सरकारी स्कूल स्थित है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय पेठिया रोड इसका नाम है और इस स्कूल की स्थिति ये है कि पूरे साल में तकरीबन 6 से 8 महीने इस स्कूल की स्थिति यही रहती है।
भारी जल जमाव है और स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं और स्कूल में जो पदस्थापित शिक्षक है वो भी यहाँ पर ड्यूटी बजाने नहीं आते हैं। और आप इस स्कूल को देख सकते हैं, पिछले लंबे अरसे से यह स्कूल कागजों पर चल रहा है और चारों तरफ जल जमाव का नजारा है, जिसके कारण स्कूल की क्या स्थिति है यह तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि स्कूल की हालत क्या है। स्कूल चकाचक है, बिल्डिंग भी बेहतर है, साफ सफाई भी आप देख सकते हैं, लेकिन चारों तरफ जलकुंभी नजर आ रहा है। ये तो बहुत कम जन खुलता है, मान के चलिए जन 6-7 महीना तो 8 महीना बंद ही रहता है। हाँ, अभी तो चारों तरफ से जल जमाव है, इसमें तो शिक्षक लोग तो आते जाते नहीं। इसे तो कोरोना का महामारी था जिस पहले, जो उसकी वजह से बंद ही था। हाँ। कोई भी बच्चा मास्टर कोई यहाँ नहीं आता, कोई नहीं आता। तो बच्चे का भविष्य तो ऐसे डूब रहा है। आप लोग मतलब कभी कोशिश नहीं की इस स्कूल के बारे में पता करने का? आप लोग स्थानीय लोग हैं, नहीं शिक्षक भी होंगे यहाँ पर? कोई नहीं आता, कभी देखे ही नहीं है। अच्छा है तो, लेकिन कभी देखते नहीं है। आप बताइए सर, क्या कहना है? क्या सर कहना यही है कि सरकार का पैसा व्यर्थ हो रहा है। इसमें अधिकतर जो है ना मेस्टर लोग का बच्चा पढ़ता है, लेकिन कोई नहीं आता क्योंकि यहाँ पानी जल जमा रहता है। टीचर लोग को 40,000-30,000 वेतन मिलता है पर मंथ, लेकिन इसको 20,000-30,000 रुपये लगा करके रास्ता नहीं भर सकता है लोग। कितने शिक्षक पदस्थापित? लगभग 4-5 टीचर है इसमें। तो आपने देखा इस स्कूल की स्थिति क्या है। पिछले लंबे अरसे से यह स्कूल कागज पर चल रहा है और शायद यही वजह है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में है और शिक्षा विभाग पूरे मामले पर चादर ताने सोए हुआ है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और खबर है कटिहार से, जहां के मनिहारी से गंगा नदी होकर झारखंड के साहिबगंज तक के लिए सफर के लिए लोग जान जोखिम में डालकर छोटी नाव की सवारी कर रहे हैं। प्रशासन के आदेश को धता बताते हुए जान जोखिम में डालकर लोग सफर कर रहे हैं। कटिहार जिला प्रशासन ने गंगा में फेरी सेवा और नाव परिचालन पर रोक लगा रखी है, लेकिन सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए बड़ी संख्या में छोटी नाव का परिचालन हो रहा है। मनिहारी गंगा घाट से झारखंड साहिबगंज तक लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर डीएम ने संज्ञान लिया। मनिहारी एसडीओ से पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। पहले किराया देना पड़ता था 100 रुपये में हम लोग एक आदमी एक बाइक आ जाते थे, लेकिन अभी 300 रुपये देना पड़ता है। थोड़ा सा किराए का भी प्रॉब्लम है, बट अब क्या कर सकते हैं, जाना है मजबूरी है आदमी। ये अभी गंगा में अत्यधिक पानी होने के कारण जो नाव का परिचालन है और जो फेरी आती है ट्रकों को लेकर के, उसका परिचालन बंद है। आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है कि परिचालन बंद होने के बावजूद भी कुछ नाव जो है वो परिचालित हो रहे हैं। तो एसडीओ को इसके बारे में जानकारी दी गई है और उनको कहा गया है कि इसकी पूरी जांच करें और जांच करके रिपोर्ट दें और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। और आइए अब दिखाते हैं बिहार का पहला ऐसा फुट ओवर ब्रिज जिसमें लिफ्ट भी है। पटना के अटल पथ पर बने इस ब्रिज का पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने उद्घाटन किया। खर्राटा भरती गाड़ियों के बीच एक तरफ से दूसरी ओर जाने के लिए 3 करोड़ 44 लाख की लागत से इसका निर्माण हुआ है। और बड़ी बात यह कि वैसे लोग जो दिव्यांग हैं या फिर बुजुर्ग हैं, उनके लिए ब्रिज के दोनों तरफ लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। अटल पथ पर इस तरह के 4 फुट ओवर ब्रिज हैं। एक का उद्घाटन हो चुका है, जबकि 2 फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। वहीं तीसरे फुट ओवर ब्रिज पुनाई चक के पास बनना है, उसके निर्माण की भी तैयारी है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के द्वारा अटल पथ पर इस फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया गया है। इस तरीके के 4 फुट ओवर ब्रिज इस पर बनने हैं, जिसमें एक बनकर तैयार हो गया है। और देखिए किस तरीके से इसमें लिफ्ट का प्रयोग किया गया है, ताकि जो बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, जो चढ़ने में सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं, वो इस लिफ्ट से आएंगे। हमारे साथ मंत्री नितिन नवीन मौजूद हैं। पहला इस तरीके का प्रयोग आप लोगों ने बिहार में किया है। देखिए, हम लोगों ने ये फुट ओवर ब्रिज माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी और यहाँ की जनता का लगातार डिमांड था, और जिस प्रकार से अटल पथ को हम लोग पूरी तरह से एक्सप्रेसवे के रूप में देख रहे हैं, तो लोगों को अलाउ नहीं कर सकते थे कि हम उसमें जाने के लिए। तो हम लोगों ने इसलिए फुट ओवर ब्रिज का जो डिमांड था माननीय विधायक जी का और जनता का, उसको पूरा किया गया है। और इसमें लिफ्ट का भी इसलिए व्यवस्था की गई है कि बुजुर्ग आदमी भी इधर से उधर जा पाए। और अभी के समय में ये BSRDC के द्वारा मेंटेन होगा, भविष्य में इसको हम लोग एजेंसी को देकर मेंटेन कराएंगे। आपके क्षेत्र में ये पहला बिहार का लिफ्ट लगा हुआ फुट ओवर ब्रिज सरकार ने बनवाया। मैं माननीय पथ निर्माण मंत्री माननीय नितिन नवीन जी को बहुत बधाई करते हैं, बहुत बधाई। ये दीघा और बांकीपुर को जोड़ने वाला भी है, तो इधर की आबादी उधर की आबादी ये पहले से भी रहा है।
तो इतना जल्द से जल्द प्रारंभ हुआ लिफ्ट यूथ, इससे बुजुर्गों को भी, बच्चों को, महिलाओं को, सबको बड़ा लाभ है। तो निश्चित तौर पर इस सौगात के लिए माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। और जल्द से जल्द 4 फुट ब्रिज जो है अटल पथ के ऊपर, ये जल्द से जल्द शीघ्र पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल बिहार के लिए एकदम नया प्रयोग है और पहली बार लिफ्ट लगा हुआ फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है, जिससे आम लोगों को काफी सहूलियत होगी। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। कोरोना महामारी के बीच पहली बार गया में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान किया जा रहा है। जिला प्रशासन और विष्णुपद मंदिर प्रबंधन कार्यकारिणी समिति ने पिंडदानियों की सुविधाओं के लिए व्यवस्था की है। आज पहले दिन काफी संख्या में देश भर से लोग यहां पहुंचे, जो अपने पितरों के लिए पिंडदान कर रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के कारण बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। इस बार 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक लोग पिंडदान करेंगे। और अभी हम मौजूद हैं गया के विष्णुपद स्थित देवघाट पर और फल्गु नदी का आपको हम नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ विभिन्न राज्यों से लोग आए हैं और आज चूँकि आज पहला दिन है और आज का जो महत्व है वो फल्गु नदी में पिंड दान करने का महत्व होता है। और आज जो पहला दिन है, जो अहले सुबह है, वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर पिंडदानी आए हैं अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ लोग जो आए हैं, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो बाहर से आए हैं, MP से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? यूपी से आए, बरेली से। जी, किस लिए? यहाँ श्राद्ध कराने के लिए पिताजी का, माँ के लिए। हाँ। क्या कुछ पहली बार आए हैं क्या? पहली बार आए। क्या सुने थे कि यहाँ गया में ये सुना था कि पिंडदान करने से मतलब प्रेत होने के लिए मोक्ष मिलता है। प्रवीण कुमार शर्मा जी हैं, बता रहे थे कि अपने पूर्वजों की मोक्ष की कामना के लिए यहाँ पिंडदान आए हैं और पहली बार ये यहाँ पर आए हैं। इन्होंने बताया कि हम सुना था कि यहाँ पर पितृपक्ष के दौरान यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। एक महिला से है, वो भी यहाँ पर पहुँची है। आप कहाँ से आई हैं? हम हरियाणा से आए हैं जी। बिल, हाँ जी। क्या सुने थे? हम तो सिर्फ वैसे ही अपने हाथ से दान करने के लिए आए हैं, कोई पिंड वगैरह नहीं भरवाने के लिए आए। क्या सुने थे उतना दूर से आप आए हैं यहाँ? बस थोड़ा सा मन में यूँ था कि गया जी जाएं और देखें गया जी में कितनी भी माता है, कैसा क्या कुछ है। हम तो सिर्फ अपने घूमने के लिए आए हैं। देखिए सुनीता जी है, वो बाहर से आए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं जो पिंडदान करने के लिए आए हैं, उनसे हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? आप? सर, हम हरदा जिले से आए हैं। जी जी। हरदा जिले से ऐसी मानता है कि गया जी में माता सीता जी ने यहाँ पर पिंडदान किए थे, तो ऐसी मानता है कि यहाँ पर करने से अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। कितने लोग आप आए हैं? हम हमारे परिवार के 7 लोग आए हैं। बस यही सुना था कि यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए पिंडदान करने आए हैं। आज फल्गु गंगा में यह सीता माँ जानकी का है, इससे आज अच्छा के है। यह 15 दिन तक चलेगी मेला। आज क्या महत्व है? पहला दिन आज महत्व में जो है कि सीता का पिंडदान है। सीता सौभाग्यवती थी, इसीलिए अच्छा रूप में आए थे और अच्छा कर्म किए हैं। आज इनका प्रधानता है। आज क्या किस चीज़ से पिंड दिया जाता है? खीर का दिया जाता है? खीर का भी दिया जाता है, जौ का भी, आटा का भी दिया जाता है, चावल का भी किसान का दिया जाता है। तो जो कि कोरोना काल के दौरान इस बार पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो राजकीय जो मेला लगता था वो मेला इस बार नहीं लगा है, लेकिन एक तरफ से संतुष्टि है कि लोग अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए गया पहुँचे हैं। एलनली न्यूज 18 गया। और आगे देखिए जोहार झारखंड। को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का